अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। 8 फरवरी 2024 पाकिस्तान में इलेक्शन का दिन और उसके लिए तैयारियां अब हर गुजरते दिन जो सियासी जमातें हैं वो नई नई सियासी सफ़बंदियों में मसरूफ़ हैं, बल्कि ये कहा जाए कि अपना सियासी क़िबला नए बदलते हुए हालात के हिसाब से दुरुस्त करने में मसरूफ़ हैं। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि काफ़ी दिनों में पहले से देख रहे थे कि बड़ी एक्टिव नज़र आ रही है। बिलावल भुट्टो जो है वो अपने दौरे भी कर रहे हैं, अपने जलसे भी कर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी के बाद एकदम मुतहर्रिक हो गई है मुस्लिम लीग नून, और मुस्लिम लीग नून का उनका एक इंतहाई कामयाब दौरा जिसे कहा जा रहा है बलूचिस्तान की सियासत के हवाले से। वहाँ पर जो नए इत्तेहाद और जो कल के हरीफ थे आज हलीफ बनने जा रहे हैं, और ऐसे में जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि वो वोट को इज्जत दो वाला जो नारा लीग नून का या नवाज शरीफ साहब का वो नारा क्या हुआ। और आइंदा 10 रोज़ में ये भी कहा जा रहा है कि वो सिंध में उनका दौरा है और पूरी कोशिश है कि नए सियासी इत्तेहाद बने और उसके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कॉर्नर कर दिया जाए। उधर पीपल्स पार्टी जो है वो बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाने के ख्वाब देख रही है, लेकिन हालात उनके लिए इतने ज़्यादा मुवाफिक शायद नज़र नहीं आ रहे, और उनको भी इस बात का अंदाज़ा है जब ये बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की जा रही है और नए बनते जो इत्तेहाद हैं वो कुछ इसी बात की गमाज़ कर रही है कि आइंदा थोड़ा सा टफ टाइम पीपल्स पार्टी को हो सकता है, लेकिन बहुत पुरुम्मीद है वो अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से। क्या ऐसी कारकर्दगी और सियासी तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कैंप पूरे हालात को कैसे देख रहा है, नवाब तैमूर टालपुर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तर्जुमानी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये वक्त कम मुकाबला सख्त, और अब नवाज शरीफ साहब जो है वो फुल स्विंग में हैं और सिंध उनका टारगेट है। बलूचिस्तान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसको कॉर्नर करने की बात की जा रही है नए सियासी इत्तेहाद बनाकर। किस तरह से देखा जा रहा है उनकी इस मूव को, टालपुर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हम तो मुकाबले के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह मुकाबला करके दिखाएंगे, और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो को वजीर आजम पाकिस्तान बना के दिखाएंगे, क्योंकि अवाम हर किसी को आजमा की है। अवाम को एक नया नौजवान चेहरा चाहिए और उनकी उम्मीदें अब बिलावल भुट्टो में हैं। तो चाहे हमें लेवल फील्ड मिले या ना मिले, इंशाल्लाह ताला जो हमने फैसला किया है वो तो हम पूरा करके रहेंगे, क्योंकि किसी की ख्वाहिशात से कोई भी कुछ भी चाह सकता है, कोई भी किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह सकता है, पर फैसला अवाम का है और अवाम के वोटों पर मुतमिन है। दूसरी बात जो आपने बलूचिस्तान की, तो ये तो फिर वही लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बात आ जाती है। जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते थे, जो लोग नून लीग से एलर्जिक थे, वो सारे इलेक्टेबल्स आके बिलावल हाउस में हाजिरी लगा के और टिकट की रिक्वेस्ट करके गए थे पार्टी क़यादत से। उसके बाद उनको किस तरह कायल किया गया कि वो नून लीग में जाएं। अभी भी बहुत सी ऐसी शख्सियात हैं पंजाब में भी और बलूचिस्तान में जो चुप करके बैठी हुई हैं और हालात देख रही हैं, और ये मौका ढूंढ रही हैं। टालपुर साहब, ये वो जो लोग जो चुप करके बैठते हैं और वेट एंड वॉच की पॉलिसी पे होते हैं, फिर उनका जो झुकाव उसी तरफ होता है जहां पे वो समझते हैं कि आइंदा हुकूमत बनने जा रही है। तो आप इसको रीड नहीं कर रहे क्या? देखिए, ये जो लोग जो रुके हुए हैं वो इसलिए नहीं रुके हुए कि इक़्तिदार की घड़ी किस तरफ मुड़ रही है, वो है क्योंकि उनको जबरदस्ती रुकाया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी में जाना आपके लिए ममनू है। तो ये समझना चाहिए हमें कि उनकी मर्जी क्या है और उनसे कराया क्या जा रहा है। पर मैं मुतमईन हूं नहीं तो सर इसका मतलब ये है कि हमने फिर तारीख से कुछ नहीं सीखा। अगर अभी भी लोगों को रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि फला ग्रुप ज्वाइन करो फला, तो इसका मतलब तारीख से कुछ नहीं सीखा फिर पाकिस्तान में। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि जो उम्मीदें हमें थी और जो हमने सुना था वैसे हो नहीं रहा। अल्लाह करे ऐसे हो, पर जो अभी नजर आ रहा है वो जो वादे किए गए थे उससे बहुत मुख्तलिफ है। आपने इत्तेहाद की बात की, मैं आपको अभी से बता दूं, अभी तो सिर्फ सिंध के अंदर इत्तेहाद हुआ है नून लीग का और MQM का। आप बहुत जल्द देखेंगे कि GDA, आप बहुत जल्द देखेंगे कि ये जमायत MQM, ये सब एक तरफ होंगे हमेशा की तरह। पिछली इलेक्शन में, पिछली इलेक्शन में, हर इलेक्शन में यही हुआ है कि सारे लोग इकट्ठा एक तरफ होते हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनका मुकाबला करती है और उन सबको गिराती है। सिंध में 3-4 ऐसी सीटें थी जो हमसे ये ले जाते थे, वो 3-4 इलेक्टेबल्स भी थे, आपको पता है वो इलेक्टेबल्स सारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ गए। तो सिंध में तो वन वे सिस्टम है।
मेरे ख्याल से कोई एक दो सीटें शायद ऐसी होंगी जिन पे कुछ थोड़ा बाबला हो, बाकी हम पूरा सिंध तो क्लियर स्वीप कर रहे हैं। हम बलूचिस्तान में मुकाबला करेंगे। सर ये जो कहा जा रहा है कि बड़ी सिंध की बड़ी सियासी शख्सियात जो हैं वो नवाज शरीफ साहब जो हैं उनसे राब्ते में भी हैं और बाकायदा ऐलान जो है वो भी होने जा रहा है। फिर अब आप बात करें बिलावल भुट्टो साहब के वजीर आजम बनने की, आप पंजाब में क्या स्कोप देख रहे हैं? वहाँ तो पीपल्स पार्टी की एग्जिस्टेंस नहीं है उस तरह से, और जो है भी तो फिर इस्तेहकाम पार्टी वहाँ पर खड़ी है, वो एक बहुत बड़ा थ्रेट होगा। फिर बलूचिस्तान में वहाँ पर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के साथ जो मुज़ाकरात हैं, ये सारी चीजें ऐसे में कैसे मुमकिन होगा? मैं बड़ा बता दूं, आज एक ही पार्टी है जो मुत्तहिद खड़ी है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मुस्लिम लीग नून तोड़ फोड़ का शिकार, पीटीआई तो मेरे ख्याल से रही नहीं है। ये जो नई पार्टी बनाई है आईपीपी, इसमें जो है वही लोग, वही चेहरे जो पीटीआई से लाए गए, जिसको सर्फ से धुला के और आईपीपी डाल दिया जाता है, वो बहुत कम उसमें इलेक्टेबल्स हैं। वो कोई उनके पास वोट बैंक, कोई वोट पावर नहीं। आप देखेंगे आखिरी नंबर पे आईपीपी आएगी। मुकाबला जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग का ही होगा। और जो वाहिद जमात में होता है कि पीपल्स पार्टी में ना तोड़ फोड़ है, उसमें लोग आ रहे हैं पंजाब तो से भी। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि पीटीआई का जो सपोर्टर वो बिल्कुल मायूस हो गया है मौजूदा हालात में, आप ये कह रहे हैं? पीटीआई तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। पीटीआई के पास कौन से गिने चुने कोई 4, 6 या 8 लोग रह गए हैं। तो उसके बाद जब आपके पास इलेक्टेबल नहीं है, आपके पास कैंडिडेट नहीं है, हमें अभी ये भी नहीं पता है कि क्या इनका फ्यूचर होगा, क्या बल्ले का निशान होगा या होगा ही नहीं वहां पर। और अगर बल्ले का निशान नहीं होगा तो आपके ख्याल से क्या ये वोट नून लीग को जा सकते हैं या आईपीपी को जा सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। जरा आईपीपी के हवाले से तो बताइए, क्योंकि वहां पर फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो हैं वो ये कह रही हैं कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बल्कि वॉक ओवर फील्ड चाह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। जी, ये तो किंग्स पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। ये मोहतरमा हमारे साथ भी रही हैं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर गिलानी के काबीना की मेंबर भी थी। उसके बाद इनको हुक्म हो गया कि पीपल्स पार्टी छोड़नी है और पीटीआई ज्वाइन करना है, क्योंकि पीटीआई उस वक्त किंग्स पार्टी थी। फिर पीटीआई खत्म हुई तो उनको फिर हुक्म हो गया कि एक और किंग्स पार्टी ज्वाइन करे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात हमारे साथ करते हैं? हम तो वो लोग हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ विकेट्स लेते हैं, हम उसके खिलाफ छक्के मारते हैं और इंशाल्लाह ताला बड़ा डिफरेंस आपको दिखाएंगे। तो इसमें वो सारे बेचारे लोटे डाल दिए। हालांकि कुछ खानदानी लोग हैं जिनकी मैं बड़ी रिस्पेक्ट भी करता हूँ, पर आपको और मुझे पता है कि दिस इज अ न्यू किंग्स पार्टी, जस्ट लाइक काफी वॉज, जस्ट लाइक पीपल्स पार्टी का जिस तरह तोड़ के पैट्रियट्स बनाए थे, तो उस तरह आईपीपी है। पर कभी भी इन किंग्स पार्टी का कोई इतना बड़ा स्कोप नहीं होता है, ना ही कोई ऐसा हेड है, ना ही ऐसा कोई चार्मिंग फिगर इनके पास जिनको वोट लेके। तो आई एम टेलिंग यू इन एडवांस, आईपीपी इन पंजाब इज गोइंग टू बी अ फेलियर। ये एक और इन्होंने गलती की है। एक पहले गलती हुई थी पीटीआई बना के, एक और गलती। पीटीआई तो फिर भी वोट उठा गई इमरान खान के नाम के साथ। यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं मिलना। आईपीपी का रिजल्ट नील बटा नील होगा। व्हाट अबाउट एमक्यूएम? आप एमक्यूएम के हवाले से क्या रीडिंग है? वो तो अब सिंध की जो आप समझ लें कि वजारत आला है सिंध की, उसके ऊपर नजर बैठे हैं आपके सीएमशिप के ऊपर। बिल्ली के ख्वाब में छिछड़े। देखिए जी, ख्वाब देखने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। ख्वाब हर कोई देख सकता है। एमक्यूएम की ताकत थी, एमक्यूएम का पावर था जब तक अल्ताफ हुसैन था, जब तक इनके पास कलेशनकोफ थी, जब तक इनके पास टीटी थी। अभी इनके पास ना डंडा है मारने के लिए और ना धमकी है देने के लिए। वो सारे कराची के लोग इनसे नफरत करते हैं। पहले एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग्स की वजह से इनको वोट मिल जाता था, इनके भत्ते पहुंचते थे, ये भी भत्ता खाते थे, ऊपर अल्ताफ हुसैन को भी अपना भत्ता पहुंचाते थे। तो एमक्यूएम को कभी भी वोट नहीं, लेकिन वोटर तो था, देखिए वोटर तो था ना सर, वोटर तो था एमक्यूएम का, उर्दू स्पीकिंग वोटर तो था ना एमक्यूएम का, और वो एग्जिस्ट कर रहा है। वो वोटर गया पीटीआई के पास। एमक्यूएम का वोटर था, अब नहीं है। वो था तब तक जब उन बेचारों को जूते मार के एक्सटॉर्शंस करके और वोट लेते थे। अब वो सिस्टम खत्म हो गया है। जो लोग इनको भत्ता देते थे, पूरा फैसलाबाद क्या है, पूरे फैसलाबाद में वो लोग भरे हुए हैं जो अपनी इंडस्ट्रीज कराची से छोड़ के और पंजाब शिफ्ट हुए थे इनकी ब्लैकमेलिंग की वजह से। आज वो सब नवाज शरीफ से नाराज बैठे हुए हैं कि आपका कहना क्या था, आप कहते क्या और आप प्रीच क्या कर रहे हैं। सर वोटर की अगर बात करें, वोटर भी तो अब सिंध में भी जो कच्चे के इलाके में इतने डाकू हैं, सब कुछ है, सारी वहां पर लूट मार है, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट एग्जिस्ट करता है। इसी तरीके से एमक्यूएम का वोट भी एग्जिस्ट करता है। मैं ये बात कह रहा हूं कि जनाब पीटीआई का आप समझ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वोटर एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उसका बेनिफिट क्या पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा कराची से या सिंध से, अर्बन सिंध से? देखिए, पीपल्स पार्टी को किसी के वोट की, किसी के
रहता रहेगा। उसके अलावा जो आपने बात की उसमें मैं आपको ये बता दूं, एमकेएम वो पार्टी है जो कि इलेक्शन से भागती है, जिसने बाइकआउट किया लोकल बॉडी इलेक्शन का। तो इलेक्शन से वही बाइकआउट करता है जिसको पता होता है कि उसकी आवाम में रूट्स नहीं है, जिनको पता होता है कि उनको वोट नहीं मिलने। ये मुझे बताइए कि फिर वही सारी चीज़ें जो इलेक्टेबल्स और लोटाक्रेसी और लोटों के खिलाफ सियासत और उनका जो पाकिस्तान की सियासत में अमल दखल, हमने शायद तारीख से कुछ भी नहीं सीखा। अगर इसी तरीके से सब इत्तेहाद और ये सारी चीज़ें बढ़नी और आगे बढ़ना है, मामलात को आगे चलना है। देखिए, हमें तो ना किसी के साथ इत्तेहाद चाहिए, ना हमें किसी की जरूरत है। हम अपने बलबूते पे एज ए सिंगल पार्टी लड़ रहे हैं। कोई ऐसा हल्का नहीं है पूरे पाकिस्तान में जहां से हमें एप्लीकेशन सीटों की ना आई हो। तो फ्यूचर हमारा ब्राइट है, वोट हम उठाएंगे। आपने जो पहले भी जिक्र किया था कि कच्चों के इलाकों में डाकू हैं, फिर भी हम वोट उठाते हैं क्योंकि उन डाकुओं के हम खिलाफ लड़ते हैं। वहां के लोगों को पता है कि हमारी जंग उन डाकुओं के साथ जारी होती है, हम डाकुओं का हिस्सा नहीं है। तो ये चीजें हैं जो बड़ी आपको माइन्यूटली देखनी पड़ेगी। और जब आप ये सारी चीजें स्टडी करेंगे, पंजाब हो या सिंध हो, तो फिर आप देखेंगे कि सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही बन के आना। ओके, यानी नवाज शरीफ साहब की सिंध आमद से किसी किस्म का आप लोगों को कोई सियासी खतरा नहीं है? हम उनको फूलों की पत्तियों के साथ और रेड कार्पेट के साथ वेलकम करेंगे, पर बनना कुछ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। नवाब तैमूर टालपुर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और उनका अभी भी यही कहना है कि जनाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़े भरपूर तरीके से तैयार है और उसके खिलाफ जितने भी महाज बन जाएं, बिलावल भुट्टो जरदारी 2024 में फरवरी 2024 में वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। जाहिर है कि हर किसी की ख्वाहिश है कि उसका सियासी लीडर जो है वो टॉप पोजीशन पर हो। एक छोटे से ब्रेक की कॉल, ब्रेक के बाद जरा दूसरे कैंप का जायजा लेंगे कि वहां पर इस वक्त क्या सूरत हाल है। मैं बात कर रहा हूं मुस्लिम लीग नून की। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक और अब रुख करेंगे नून लीग के कैंप का। खिलदास कोहिस्तानी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये इस वक्त जो बलूचिस्तान का दौरा रहा मियां नवाज शरीफ साहब का और फिर मुतवक्का दौरा उनका सिंध का भी है, और जो नए सियासी इत्तेहाद या पार्टनर्स बन रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि वोट को इज्जत दो का जो नारा लगाया था मियां साहब ने वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। कितनी हकीकत समझते हैं आप इसमें? बड़ी मेहरबानी इमरान साहब। देखें, वोट को इज्जत दो का बयानिया क्या है कि सिविल बालादस्ती हो, अवाम की हक़ हाकमियत हो, जो मुंतखब वज़ीर आज़म है उसके पास इख्तियार हो, और यही वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया है और यही जमहूरियत है। और यही आइन भी हमें कहता है कि पार्लियामेंट का जो रोल है वो पार्लियामेंट अदा करे। तो इंशाल्लाह उस उसूल पे और उस नैरेटिव पे नवाज शरीफ साहब आज भी खड़े हैं। और जहाँ तक बलूचिस्तान की जो आपने बात की, बलूचिस्तान में वो लोग हैं जो PMLN का हिस्सा थे और फिर जिन लोगों ने उनको शामिल कराया या वो छोड़ गए, वो जो उस वक्त हालात थे, वो वापस अपनी पार्टी में ले आए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक अलग मिजाज रखता है बाकी पाकिस्तान से सियासत में। तो ज़ाहिर है हम एक कौमी जमात हैं। हम चाहते हैं कि बलूचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का जो सफ़र 2017 में रुक गया है पाकिस्तान की तरह, तो वो भी शुरू हो और बलूचिस्तान की एहसास महरूमी दूर करना और तरक्की और खुशहाली का दौर दोबारा शुरू करना। इसलिए वहाँ के जो इलेक्टेबल हैं, जो चले गए थे मुस्लिम लीग नून छोड़ के, वो वापस आए हैं। और हम सबका एक ही मकसद है। हमारा मकसद वोट को इज्जत दो का भी ये है कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, पाकिस्तान के तरक्की और खुशहाली के लिए जो किरदार हम बतौर जमात कर सकते हैं, तो हमारे कायदीन वहाँ गए, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा, अयाज सादिक साहब। तो बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला बलूचिस्तान से और इंशाल्लाह बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनेगी और मरकजी हुकूमत में भी उनका हिस्सा होगा। इसी तरह अब सिंध की बारी है। ज़ाहिर है ये कौमी जमात है, हम चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान से हमारी नुमाइंदगी हो। सिंध में भी एक एहसास महरूमी है। देखो, सूबे ये जो छोटे सूबे हैं, आबादी के लिहाज से छोटे हो सकते हैं, मगर मुल्क की इकानमी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली, जमहूरियत के लिए इन सूबों का भी मरकज़ में उसी तरह होना। और 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास हुकूक चले गए।
अगर हमारी सूबे में हुकूमत सिंध में नहीं होती है तो उस तरह हम कराची और सूबे सिंध में डिलीवर नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि चले इन प्रिंसिपल तो बिल्कुल सही बात आप कर रहे हैं, बिल्कुल आज के लिए होनी चाहिए सारी चीज़ें, लेकिन क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बारहा इस बात को कह रही है कि जनाब नवाज शरीफ साहब के लिए जो है वो मैनेज किया जा रहा है चीज़ों को और एक नए लाडले हैं यहाँ तक कहा जा रहा है। तो किस तरह से इस नए टैग को, ये जो लाडलेपन का टैग है, इसको जो है हटाया जा सकता है, किस तरह से हटाया जाएगा? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारा फोकस नहीं है तनकीद का, हमारा फोकस पाकिस्तान है, हमारी फोकस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली है। नवाज शरीफ साहब पीपल्स पार्टी को जवाब नहीं देंगे, वो जितनी भी तनकीद करना चाहे, हम 90 की सियासत में नहीं जाना चाहते, हमारी क़यादत उसको जवाब नहीं देगी। मगर एक बात आपको बताऊं, ये कैसा लाड है नवाज शरीफ की सियासत में, जो उनका 33 साल का सफ़र है जिसमें उनको 8.5 साल मौका मिलता है हुकूमत करने का, 3 दफ़ा उनको लोग मौका देते हैं, 8.5 साल ही पूरे करते हैं 15 साल से। वो कई साल जलावतन ज़िंदगी गुजारते हैं, 9 साल, और कई साल वो जेलों में रहते हैं, और जब जब अवाम उनको मुंतखब करती है वो निकाला जाता है हुकूमत से। 2002, 2008, 2018 में उसको इलेक्शन से दूर रखा गया, मरियम नवाज साहबा को 18 में दूर रखा गया। तो उनकी जो पार्टी के सीनियर साथी हैं, उनका हमारे जमात के सदर शहबाज शरीफ साहब को जेल रखा जाता है, मरियम नवाज उसकी बेटी जेल में होती है, ख्वाजा साद रफीक जेल में होते हैं, ख्वाजा सलमान जेल में होते हैं, हमजा शहबाज साहब जेल में होते हैं। वो पूरी एक हिस्ट्री है सर, पूरा एक रिकॉर्ड है, पूरी एक तारीख है, आप उसके ऊपर बात कर रहे हैं। कुर्बानियां हैं पाकिस्तान की, ये अवाम के लिए जो ये कुर्बानियां हैं, सख्तियां हैं, जो कुछ जलावतनियां हैं, ये जो कुछ उन्होंने बर्दाश्त किया है, क्या इसको लाडला कहा जाता है? लाडला वो होता है जो 15 साल से बरसरे इक़्तिदार है सिंध में, 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं। हमने तो कभी नहीं कहा कि आप सिलेक्टेड हैं, आप लाड आपको मिल रहा है। ठीक है, अगर किसी भी तरह आप इक़्तिदार में हैं, हम उसका एहतराम करते हैं। ठीक है। तो अच्छा, आप ये बताइए कि ये अंदर से खुद आपके नून लीग के कैंप के अंदर से कुछ आवाज़ें जो है वो सामने आ रही हैं, एक डिस्प्लेजर है, और ये डिस्प्लेजर जो है वो बशीर मेमन साहब जो कि सिंध में इस वक्त सदर हैं, उनको इससे इंतहाई अहम पोस्ट दी गई, और जो यहाँ पे पहले से जो एग्जिस्ट कर रहे थे लोग और जिनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं, उनको साइडलाइन कर दिया गया। तो बड़ी नामवर शख्सियात जो हैं आपकी, वो कदकाठ की, वो साइडलाइन भी इस वक्त हैं। ये कुछ अंदरूनी आवाज़ें उठ रही हैं आपके यहाँ से, थोड़ा इसके ऊपर ज़रा बताइएगा। देखें, कोई सिंध में PMLN की क़यादत में से नाराज़ नहीं है, जो सूबाई क़यादत है, किसी को साइडलाइन नहीं किया गया है। पहले हमारे सिंध के सदर शाह मोहम्मद शाह साहब सदर थे, उसको कायदे मोहतरम नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से उसकी मुलाकात हुई, उनको एतमाद में लिया गया और उसको मरकज़ी जो नायब सदर बना के मरकज़ की उसको जिम्मेवारियाँ दी गई। और शाह मोहम्मद शाह भी एक बड़ा काम किया है पार्टी में, उसकी कुर्बानियाँ हैं, उसने वक्त दिया, और भी इसी तरह है। बशीर मेमन को एक टास्क दिया गया था जो लाहौर जाने का, उसमें उसने बड़ी कामयाबी हासिल की। पार्टी चाह रही थी कि पार्टी क़यादत ये समझ रही थी कि हमें पार्टी को रीऑर्गेनाइज और मुतहरिक करना है। तो लेकिन उनका बैकग्राउंड कोई सियासी नहीं है, उनका बैकग्राउंड तो एक ब्यूरोक्रेट का रहा है ना, इसके ऊपर बात की जा रही है। मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान की हिस्ट्री में साबिक ब्यूरोक्रेट या यहाँ तक फौज से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने सियासत नहीं की? कोई भी पाकिस्तानी शहरी सियासत कर सकता है, आइन ने उसको इजाज़त दी है। और जो सियासत में आता है, बशीर मेमन एक सियासतदान है, वो सिंध का मुस्लिम लीग नून का सदर है, एक बड़ी जमात है पाकिस्तान में, उसके सिंध का सदर है। तो वो आज एक अच्छा सियासतदान है और ये सियासत कर रहा है, तभी उस पर मुखालफत भी हो रही है, तभी ये आवाज़ें और चीखें भी आ रही है। तो ज़ाहिर है जब सियासत करेंगे या जो अपना किरदार पार्टी के लिए अदा करेंगे, तो जो मुखालफिन है वो ये ज़रूर बातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून सिंध इस वक्त मुतहरिक है, मुनज़्ज़म है, सबका कायद नवाज शरीफ साहब है। और अब आप किस हद तक समझते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो है वो दौरा सिंध जब उनका होगा तो वो कितना फतेहयाब होगा, कितना कामयाब होगा, कितनी अहम शख्सियात आप देख रहे हैं कि वो नून लीग को ज्वाइन करेंगी? मैं आपको बता दूं, सिंध के सदर बशीर मेमन साहब, बाकी हमारी टीम, हमारे साथी, हम सब लोग मिल के, और हमारे मरकज़ी सीनियर लीडर ख्वाजा साद रफीक साहब को ये जिम्मेवारी है सिंध के हवाले से, अयाज सादिक साहब को,
वो भी एक दौरा कर चुके, दोबारा आएंगे और हम सरप्राइज देंगे। बलूचिस्तान की तरह सिंध में भी सरप्राइज देंगे। मुस्लिम लीग नून में काफ़ी लोग इलेक्टेबल जो इलेक्शन जीत सकते हैं, जो इलेक्शन या मुस्लिम लीग नून को पहले छोड़ चुके हैं, बड़े नाम शामिल होंगे। और हमारा GDA फंक्शन लीग के सरबराह पीर साहब पगारा और MQM से इताद होने, मतलब जो है सीट एडजस्टमेंट जो भी है वो भी हतमी शिकल होगा। और JUI भी इसमें शामिल है क्या? मौलाना फजल रहमान साहब ऑलरेडी नवाज शरीफ साहब के साथ पहले भी हमारा इताद रहा है और अभी भी हम सिंध की सतह पे KPK में भी हम उनसे इताद करने जा रहे हैं। ये सब क्योंकि पीपल्स पार्टी से एक जिस सूरत हाल में सब जमातें एक पेज पे होगी, लड़ेगी, तो इंशाल्लाह हम हुकूमत बनाएंगे। तो बड़ा सरप्राइज नवाज शरीफ साहब जब भी 10 दिन में 15 दिन में जब भी वो आएंगे तो बलूचिस्तान की तरह ही एक पैगाम जाएगा और लोगों से हमारे तेज राब्ते हो गए, लोग हमारे से खुद यूनिक के इस वक्त बहुत बहुत शुक्रिया। खिलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। है कि बलूचिस्तान की तरह सिंध से भी बड़े सरप्राइजेस जो हैं वो मिलेंगे, या नवाज शरीफ साहब की आमद जो है वो सिंध में वो पार्टी को एक नया अज़्म, एक हौसला और एक नई रूह जो है वो पार्टी के अंदर फूकेगी। बहुत शुक्रिया। खिलदास कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे, पिछले प्रोग्राम में भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान में गैस प्राइसिंग जो रिफॉर्म्स थे, इस पे पाकिस्तान की जो बड़ी तिजारती तंजीमें हैं, बिलखुसूस कराची की जो एसोसिएशन हैं, उन्होंने अपना काफ़ी सरापा एहतजाज किया, जबकि लाहौर की तंजीमें जो हैं, बिलखुसूस एप्टिमा लाहौर या एप्टिमा पंजाब जिसे आप कहेंगे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत तारीफ़ और तौसीफ़ की थी। ये मामला इतना सादा, इतना आसान नहीं था। ये मामला क्या था, इसके ऊपर ज़रा इंसाइट आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे गैस प्राइसिंग रिफॉर्म्स के हवाले से, इसमें जो सियासत हुई और ये किस तरह का मामला था। रेहान जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एनर्जी एक्सपर्ट हैं। बहुत शुक्रिया रेहान जावेद साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये बताइए जो मामला क्या हुआ है कि जनाब गैस प्राइसिंग के ऊपर जो एप्टिमा पंजाब है उन्होंने बड़ी तारीफ़ और तौसीफ़ की है और बहुत अपने खुशी का इजहार किया है, इजहार तशक्कुर है, जबकि कराची समेत, कराची में कराची चैम्बर और एप्टिमा कराची समेत या सिंध समेत 17 एसोसिएशंस जो हैं उन्होंने इसके ऊपर सरापा एहतजाज नहीं है। इंसाइट क्या था इसका, इस मामले का हुआ क्या था? ये इमरान साहब देखें, सबसे पहली बात ये कि जो हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे पास गैस खत्म हो रही है और डे बाय डे खत्म हो रही है। तो जो कराची के कंज्यूमर्स के लिए या SSGC के कंज्यूमर्स के लिए इस बार गैस की प्राइसेस बढ़ाई गई हैं वो जरूरत से ज्यादा है। जो गवर्नमेंट ने इसमें प्रपोजल दिया था, उगरा का जो प्रपोजल आया था वो था 1350 रुपए पर MMBTU पे इसको सेट करने का, बट जो प्राइसेस बढ़ाई गई हैं वो मोर देन 16% इंक्रीज का प्रपोजल था, जो कि मोर देन 57% बढ़ाई गई है। अब प्रॉब्लम इसमें यह आ रहा है कि जो छोटी इंडस्ट्री है, या कराची का आपको पता है प्रॉब्लम यह है कि कराची के अंदर छोटी जगहों पे फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, लेकिन कराची से बाहर आप जहां भी चले जाएं वहां पे जितनी यहाँ पे चंद 100-10 की वैल्यू होती है वहां पे एकड़ों के हिसाब से आपको फैक्ट्री लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे जाने की गुंजाइश नहीं है कि हम बायोमास या कोयला या लकड़ी या उस पर कोई चीज चला सकें, तो हमें जो है उसकी वजह से गैस पे ही चलना है। लेकिन ये जो 1200 रुपए और 1100 रुपए से बढ़ा के प्राइस 2200 रुपए और 2400 रुपए कर दी गई है, तो ये प्राइस हमारे लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। और इसमें हम ये समझते हैं कि पंजाब की बड़ी इंडस्ट्री का बहुत ज्यादा रोल रहा है कि सिंध की गैस की प्राइसेस बढ़वाई जाए। और उसके अलावा एक दूसरा काम ये भी किया गया है कि जो RLNG ओनली कनेक्शन है, जिसको टर्फ में जो इंडस्ट्री लगी थी, और वो कहते हैं जी कि उन्होंने जाहिर सी बात है RLNG के ऊपर या ग्रिड के ऊपर, बिजली के ऊपर बेस करके अपनी इंडस्ट्री लगाई गई थी, तो वो भी अपना जो RLNG ओनली रेट है उसको भी वो ब्लेंड करने जा रहे हैं। फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उनको भी ब्लेंडेड रेट पे लाना चाह रही है कि नेचुरल गैस और RLNG के मिक्स रेट पे उनको चार्ज किया जाए। हमारी समझ में ये नहीं आ रही कि एक तरफ हमारे साथ ये रोया जा रहा है कि जी हमारे पास गैस नहीं है आपको देने के लिए, तो आप RLNG का ब्लेंडेड रेट ले लें और आधी RLNG और आधा आप गैस पे चलाएं। गैस की दी गई है, तो मुझे ये समझ में बात नहीं आ रही, जब गैस नहीं है तो फिर हम ये SNGPR नेटवर्क की जो इंडस्ट्री है वो RLNG के ऊपर चलाने के बजाय उसको भी ब्लेंडेड रेट कहां से दिया जा रहा है और उसके लिए गैस कहां से आ रही है।
अच्छा, वहां पे उनको कहा कि 40% वो RLNG के ऊपर जाएं और मेरे ख्याल से 60% गैस के ऊपर, और सिंध में कहा गया कि 10% RLNG के ऊपर और 90% गैस के ऊपर। नहीं देखिए जी, ये वाला प्रपोजल पहले आया था और ये वाली असेंबली पहले हुई थी, लेकिन ये असेंबली पे रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन अब हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जी वहां पर भी जो RLNG ओनली कनेक्शंस है, जो सिर्फ RLNG $13 वाली RLNG पे बेस्ड कनेक्शन है, उनको भी ब्लेंडेड किया जा रहा है। अगर उनको ब्लेंड करना है तो आप बजाय उनको ब्लेंड करने के, आप अगर गैस मौजूद है आपके पास इतनी, तो वो गैस आप ग्रिड में दे दें। जो पावर प्लांट्स बिजली बना रहे हैं 44 रुपए यूनिट, ₹40 प्लस टैक्स हम बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गैस आप देके उससे मास बेनिफिट दें बजाय इंडिविजुअल बेनिफिट देने के। तो ये गैस पे सियासत मैं समझता हूँ नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये ऐसा क्यों? क्योंकि एक जो पॉलिसी है, जाहिर है कि तमाम इस वक्त केयरटेकर कैबिनेट के अंदर जो लोग हैं, जो मिनिस्टर और जो कि अब जाहिर है कि वज़ीर तिजारत के हवाले से बात करें तो वो भी एक पूरे फील्ड के अंदर से चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से बेहतरी से जानते हैं। फिर एनर्जी मिनिस्टर जो हैं वो भी बहुत आप समझ लें कि बहुत अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। ये यूनिफॉर्म पॉलिसी पूरे मुल्क के लिए क्यों नहीं है? इसमें क्यों ऐसी फीलिंग्स आ रही है? इसमें ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट शायद हो रहा है? देखिए जी, SSGC के सिस्टम के अंदर इस वक्त 670-650 MMCFD गैस है। अब अगर आपने वेकऑफ करना है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस करनी है, तो फिर उसमें तमाम कंज्यूमर कैटेगरीज इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, जो कि हमारी गैस सबसे ज्यादा जायद होती है वो डोमेस्टिक सेक्टर में होती है, कमर्शियल में होती है, फर्टिलाइजर पे होती है। फर्टिलाइजर को हम आज भी मुफ्त के हिसाब से गैस दे रहे हैं और वो सब्सिडी का फायदा आवाम को भी नहीं पहुंच रहा। यानी क्रॉस सब्सिडी दी जा रही है यहाँ पर। बिल्कुल क्रॉस सब्सिडी हो रही है और इंडस्ट्री जो है वो डोमेस्टिक को क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है। फेडरल गवर्नमेंट थोड़ी ये शेयर कर रही है। अब एक तो आपके पास गैस नहीं है, अगर गैस है तो आप उसको इंडस्ट्री को कह रहे हैं कि यार आप इसको आप क्रॉस सब्सिडाइज करें डोमेस्टिक को। सारी इनएफिशिएंसीज जो है डोमेस्टिक की, सारा UFG, सारी लाइन लॉसेस, सब कुछ आप डाल दें इंडस्ट्री के ऊपर और इंडस्ट्री को आप बंद कर दें और डोमेस्टिक को घर में गैस स्विमिंग पूल्स को हीट करने के लिए इस्तेमाल करते रहे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को गैस ना दें, हम कह रहे हैं कि हम प्रोटेक्टेड कंज्यूमर को सब्सिडाइज करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर को और फर्टिलाइजर को हम सब्सिडाइज करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। ओके, अच्छा, अब ये कहा जा रहा है कि जनवरी में एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता है गैस के हवाले से। गैस मौजूद नहीं है और पॉलिसीज नाकिस हैं, जनवरी में एक बड़ा बहरान सामने आ सकता है। इमरान साहब देखिए, हमारे जो एनर्जी मिनिस्टर साहब है ना, मोहम्मद अली साहब, वो बहुत ज्यादा समझदार है। उन्होंने इस मामले को किसी तरीके से किसी हद तक सॉर्ट आउट करने की कोशिश भी की है, लेकिन मुझे समझ में ये बात नहीं आ रही कि कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं या कौन से ऐसे लोग हैं जो उनके रास्ते में, उनके फैसले के रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। उन्होंने हमसे जब बात की थी तो उनको वेकऑफ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया था क्लियरली और वो ये सब करने भी जा रहे थे और IMF ने भी हमारी रिफॉर्म्स की तारीफ की है। लेकिन फिर हम दोबारा एक ट्रैक पे जाते जाते डिट्रैक कर देते हैं अपने आप को। देखिए, छोटी इंडस्ट्री या लोकल इंडस्ट्री या एक्सपोर्ट इंडस्ट्री डोमेस्टिक को क्रॉस सब्सिडाइज कर रही है, लेकिन इतनी बड़ी क्रॉस सब्सिडी का बोझ अब इंडस्ट्री उठाने के काबिल नहीं है। ठीक, जनवरी में अगर है तो आप फिर सबसे पहले तो आप ये सोचें कि आप बिजली को सस्ता कर दें। इसका एक बड़ा आसान हल है कि जी आप जनवरी, अब देखिए एक तरफ हम कैपेसिटी चार्जेस पे कर रहे हैं नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स की वजह से, तो आप एक विंटर पैकेज दिया है डोमेस्टिक के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी, ताकि लोगों का गैस पे रिलायंस कम हो, वो इलेक्ट्रिकल हीटिंग कर जाए और ये इस गैस से इंडस्ट्री चलाए। There is a way। बहुत सारी चीजें हैं, अगर आपकी नियत ठीक है तो बहुत सारे यकीनन उसमें हल भी मौजूद हो सकते हैं और होने चाहिए। यकीनन अब देखना यह है कि जो हुकूमत है वो इन तमाम चीज़ों को किस तरह से देखती है, क्योंकि एक ही सेक्टर की एक एसोसिएशन और एक ही एसोसिएशन की एक झैली एसोसिएशन जो है वो एक चीज़ की तारीफ कर रही है और दूसरे सूबे में उसके ऊपर एहतजाज किया जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सवालिया निशान इस वक्त केयर टेकर काबीना के हवाले से कह लें, उनकी पॉलिसीज़ के हवाले से कह लें, उसके ऊपर खड़े हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे रेहान जावेद साहब। और प्रोग्राम से नाज़रीन इतना ही, इंशाअल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।